14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15 जम्मू कश्मीर की एक ठंडी दोपहर। हाईवे पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक लंबा काफिला। सीआरपीएफ के जवान अपने अपने वाहनों में बैठे, कुछ घर फोन करने की सोच रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर बर्फीले पहाड़ों को देख रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी रास्ते पर कुछ किलोमीटर आगे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। उस कार में बैठा एक युवक बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। फिर उसने एक आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा और धीमे से कहा, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के दिल में उतर गई। ये था पुलवामा हमला। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, या अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज तक साफ नहीं है। 14 फरवरी 2019 जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था सीआरपीएफ का काफिला। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, हाईवे पर कड़ी सुरक्षा। लेकिन मौसम खराब होने के कारण कई दिनों से रुका हुआ काफिला उस दिन एक साथ रवाना हुआ और फिर एक एसयूवी तेज रफ्तार से आती है और सीधे काफिले की बस से टकरा जाती है। उसमें भरा था लगभग 300 किलो विस्फोटक। धमाका इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए, आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश स्तब्ध था। कुछ ही घंटों बाद एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक युवक अपने हमले की जिम्मेदारी ले रहा था। उसका नाम था आदिल अहमद डार, एक स्थानीय कश्मीरी युवक। उसने बताया वो पिछले साल से एक आतंकी संगठन से जुड़ा था। उसे ट्रेनिंग दी गई थी और उसने खुद ये हमला अंजाम दिया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्या ये हमला सिर्फ एक युवक का फैसला था? इस हमले की जिम्मेदारी ली गई जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक आतंकी संगठन द्वारा। एक ऐसा संगठन जिसका नाम पहले भी कई हमलों में सामने आ चुका था। इस संगठन का नेतृत्व करता है मसूद अजहर। जांच में सामने आया कि हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। हमलावर को तैयार किया गया और विस्फोटक जुटाए गए। लेकिन असली सवाल यह था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कहां से? जांच एजेंसियों के अनुसार हमले में इस्तेमाल हुआ था आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य हाई इंटेंसिटी विस्फोटक, लगभग 300 किलो। इतनी बड़ी मात्रा एक स्थानीय युवक के लिए जुटाना आसान नहीं था। यहीं से शक गहराता है, क्या इसमें बाहरी मदद थी? भारत ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित नेटवर्क का हाथ था और संभवतः कुछ खुफिया एजेंसी के तत्वों की भूमिका भी हो सकती है। हालांकि इन आरोपों से इनकार किया गया। जांच में यह भी पता चला, आदिल डार 2018 में लापता हुआ था। उसके बाद उसने आतंकी संगठन ज्वाइन किया। उसे ट्रेनिंग दी गई और धीरे धीरे मिशन के लिए तैयार किया गया। यानी यह हमला अचानक नहीं था, इसे महीनों तक प्लान किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों चला? रिपोर्ट्स के अनुसार खराब मौसम के कारण कई दिन तक मूवमेंट रुका था, इसलिए एक ही दिन में बड़ी संख्या में जवानों को भेजा गया। लेकिन क्या ये फैसला सही था? क्या इससे खतरा बढ़ा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर काफिला छोटा होता तो नुकसान कम हो सकता था। हमले के बाद ये भी सामने आया कि कुछ खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी। आत्मघाती हमले की संभावना, विस्फोटकों के इस्तेमाल की आशंका। लेकिन क्या इन चेतावनियों को पूरी तरह गंभीरता से लिया गया? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये एक बड़ा कदम था जिसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। इस हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की। कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। अब सबसे अहम हिस्सा, वो सवाल जो आज भी बाकी हैं। 300 किलो विस्फोटक आया कहां से? क्या स्थानीय नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या खुफिया चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या इसके पीछे सिर्फ एक संगठन था या एक बड़ा नेटवर्क? 40 जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनके परिवार, उनके सपने, उनकी कहानियां। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक दर्द है जो आज भी जिंदा है।
आज जब हम उस हाईवे से गुजरते हैं तो वहां सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन उस जमीन के नीचे अब भी वो कहानी दबी है। एक ऐसा दिन जिसने देश को बदल दिया और कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब शायद फाइलों में है, या शायद कभी पूरी तरह सामने आए ही नहीं, क्योंकि कुछ हमले सिर्फ धमाकों से नहीं बल्कि अनकहे सच से गूंजते हैं।